नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने मध्य प्रदेश में आधारभूत ढांचा अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संसाधनों को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र से। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और खासकर ये वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। राइट। इसके साथ ही यहाँ पर वस्तुओं का वितरण एवं आपूर्ति से संबंधित जो गतिविधियां हैं वह भी औद्योगिक क्षेत्र में आती हैं। औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र होता है, राइट, जो कि प्राथमिक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के बीच में ब्रिज का कार्य करता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, राइट, और कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल जो है, वो अधिकांशतः कहाँ से आता है, कृषि क्षेत्र से आता है। राइट। जैसे अगर कृषि आधारित उद्योग हैं तो उनके लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से आएगा। वन आधारित उद्योग हैं तो वनों से कच्चा माल लिया जाएगा। राइट। या खनिज आधारित उद्योग हैं तो जो उत्खनन या खनन संबंधी गतिविधियां हैं वहां से जो है कच्चा माल रिक्वायरमेंट होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कृषि या प्राथमिक क्षेत्र, राइट, इसमें कच्चे माल के रूप में जो प्राथमिक क्षेत्र क्या क्या होता है, आउटपुट होता है, या प्राथमिक क्षेत्र का जो निर्गत, राइट, या जिसको हम कह सकते हैं आउटपुट, तो जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें प्राथमिक क्षेत्र के आउटपुट को ही या निर्गत को ही एज अ रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो चुका है या औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर अधिक है तो इसका मतलब ये है कि अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होगी, और अगर अधिक कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होगी तो उससे कृषि क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, खनन गतिविधियां, सभी प्रकार की गतिविधियों में भी मांग में बढ़ोतरी होगी, और मांग के फलस्वरूप जो है प्राथमिक क्षेत्र का भी क्या होगा, विकास होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं उनकी अगर मांग बढ़ेगी, और वो मांग कब बढ़ेगी, तब यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र का क्या होगा, विकास होगा। राइट। उसी तरीके से अगर जो जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हो जाती हैं तो उत्पादित वस्तुओं के यहाँ पर वितरण के लिए, भाई सीधी सी बात है, उनका जगह जगह पर उनकी जहाँ जहाँ पर भी मांग है उन क्षेत्रों में उचित जो परिवहन साधन है या अन्य सेवाओं के माध्यम से उनका वितरण किया जाएगा, उनकी आपूर्ति की जाएगी, और इस वजह से ही जो है सेवा क्षेत्र का भी क्या होगा, विकास होगा। राइट। तो इससे जब जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका वितरण किया जाएगा, उनकी आपूर्ति की जाएगी, तो उससे सेवा क्षेत्र भी क्या होगा, विकसित होगा। और इसके साथ ही ये जो तीसरा क्षेत्र है ये बड़े पैमाने पर सभी प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहां पर कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिक सभी को रोजगार मिलते हैं। राइट। तकनीकी जो है बड़े बड़े उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए जो आधुनिक शिक्षा पद्धति से जो डिग्रीधारी होते हैं उनको भी नौकरियां मिलती हैं। तो इस तरीके से कुशल एवं अकुशल रोजगार दोनों बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि रोजगार होने से ये समग्र मांग में क्या करता है, बढ़ोतरी करता है, और समग्र मांग में बढ़ोतरी होगी तो फलस्वरूप जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। इस वजह से पूरी की पूरी जो है अर्थव्यवस्था वो गतिमान हो जाती है। इसीलिए अगर हम देखें औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा विकास हो रहा है तो उससे प्राथमिक क्षेत्र भी विकसित होगा, और उसके फलस्वरूप जो है सेवा क्षेत्र है उसका भी विकास होगा। राज्य में उद्योगों में रोजगार भी सृजित होंगे जिससे समग्र मांग भी बढ़ेगी। यही कारण है कि जिन देशों में औद्योगिक विकास की दर अधिक होती है उन देशों का आर्थिक विकास भी उसी गति से होता है।
इस तरीके से हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो अर्थव्यवस्था के विकास को उच्च स्तर पर ले जाता है। राइट, औद्योगिक क्षेत्र न केवल वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति से संबंधित होता है, बल्कि यह बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराता है। अर्थात अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पहली जो नीति थी वो 1972 में लागू की गई थी। तो मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में लागू की गई थी। राइट, और इसके साथ ही वर्तमान समय में जो नवीन औद्योगिक नीति है वो 2010 है, और इसी नीति के माध्यम से सरकार कई योजनाओं को, कई कार्यक्रमों को एवं कई सुविधाओं का संचालन कर रही है जो कि विकास की गति में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर हम देखें, उद्योग संवर्धन नीति, उद्योगों की स्थापना में वृद्धि के लिए जो है, तो सर्वांगीण विकास के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति जो कि 2004 में बनी थी, फिर 2010 में बनी थी, और इसको ही संशोधित करके 2014 में पुनः इसको लागू किया गया है। इसके साथ ही लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के विकास के लिए मध्य प्रदेश MSME राइट जो नीति है वो 2017 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश MSME जो विकास नीति 2019 है वो भी लागू की गई है, जिससे मध्य प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो पाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, अर्थात मध्य प्रदेश में अगर अच्छा कौशल होगा, राइट, और जो अच्छा कौशल होगा, अच्छा आधारभूत ढांचा होगा, राइट, पर जो प्राकृतिक संसाधन अगर पर्याप्त होंगे और एक अच्छी अगर औद्योगिक नीति होगी तो स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्षेत्र में अधिक विकास होगा और मध्य प्रदेश की जो है वो अर्थव्यवस्था भी उसी गति से या अधिक तीव्र गति से जो है वृद्धि करेगी। राइट, अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों की समृद्धि, अर्थात मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास कैसे प्रारंभ हुआ और कैसे वर्तमान समय में हमने यह औद्योगिक विकास को प्राप्त किया है। तो इसको बड़े अच्छे से हम नियोजित जो विकास है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पढ़ेंगे। राइट, तो हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की समृद्धि किस तरीके से हुई है, या औद्योगिक विकास किस तरीके से हुआ है, या मध्य प्रदेश में नियोजित विकास, उसको समझाइए। तो इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में उद्योगों का नियोजित विकास या मध्य प्रदेश में उद्योगों की समृद्धि, इसको शुरू करते हैं। राइट, तो जैसे ही हमारे देश में मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, राइट, तभी से मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे राज्य में औद्योगिक विकास के लिए कई प्रयास किए हैं, कई नीतियां बनाई हैं। राइट, तो 1956 से ही औद्योगिक विकास के प्रयास किए गए हैं। 1956 में चूंकि हमारे देश में एवं प्रदेश में खाद्यान्न की समस्या थी, इसीलिए 1951 में जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसका उद्देश्य हमारे देश में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए कृषि विकास को रखा गया था, और यही जो लक्ष्य था वो मध्य प्रदेश में भी रखा गया था। अर्थात मध्य प्रदेश की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। जैसे ही हमने कृषि विकास कर लिया एवं सिंचाई साधनों के विकास से जो खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि हुई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लागू हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि मध्य प्रदेश तथा देश में जो भारी उद्योग हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, उनकी स्थापना की जाएगी ताकि हमारा प्रदेश एवं देश में औद्योगिकरण में वृद्धि हो सके। वहीं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 में, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, राइट, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। राइट, तो ब्रिटेन की मदद से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
की स्थापना देश में की गई थी और इसका एक कारखाना कहाँ पर है, भोपाल में भी स्थापित किया गया था। इसके साथ ही पावर एल्कोहल संयंत्र रतलाम में स्थापित किया गया। इसके साथ ही इंदौर एवं ग्वालियर में अनेक मध्यम एवं बड़े आकार के उद्योगों की स्थापना की गई थी। राइट, इसके साथ ही क्रमबद्ध तरीके से उद्योगों के विकास के लिए जो है कई निगमों की या कई संस्थाओं की स्थापना की गई थी। जैसे मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी, ताकि जो लघु उद्योग हैं उनका विकास बहुत अच्छे से हो सके। ऐसे ही मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। तो लघु उद्योगों के विकास के लिए, राइट, लघु उद्योगों के विकास की लघु उद्योग निगम 1961 और औद्योगिक विकास के लिए 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई थी। अब अगर हम बात करते हैं तो 1966 के बाद में, राइट, 1966 के बाद में जो है योजना अवकाश लिया गया था, क्योंकि एक तो 1900 जो था एक पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो चुका था 1962 में, चाइना के साथ में युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध, उसके साथ ही 1966-67 से हमारे देश में सूखा पड़ गया था, जिस वजह से पूरा ध्यान था खाद्यान्न समस्या को सुलझाना। इस वजह से पंचवर्षीय योजनाओं को जो था अवकाश रखा गया था और 1966 से लेकर 1969 के बीच का जो समय था उसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। और इसी योजना अवकाश के दौरान ही 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना की गई थी, जहां से नोट छापने का जो कागज है एवं सिक्योरिटी जो कागज होता है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना होशंगाबाद में की गई। उसके बाद में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 31 बृहद तथा कई मध्यम वर्ग के उद्योगों की स्थापना हुई थी। राइट, जिनमें मुख्य रूप से देखें तो इल्यूमिनेट कंडक्ट प्लांट हो जाएगा, हाइड्रो जनरेट ऑयल प्लांट हो जाएगा, फेरिक एसाइड ग्लिसरीन प्लांट हो जाएंगे। ये प्लांटों की मध्य प्रदेश में स्थापना की गई थी। अब अगर अगली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो हो जाएगी पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में पुनः जो है कृषि के महत्व को उल्लेखित किया गया एवं कृषि के विकास के लिए कृषि आधारित जो उद्देश्य थे उनको विकसित करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो है औद्योगिकरण की दर, औद्योगिक उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन क्षमता और रोजगार बढ़ाने के जो उद्देश्य थे वो भी सम्मिलित किए गए थे। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में चमड़े, लकड़ी, राइट, कपड़े, कृषि, मशीन, तार बनाने तथा विद्युत सामग्री उद्योग पर बनाने के लिए कई उद्योगों की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही आपको पता है कि जैसे ही जो लगा था आपातकाल, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उसके बाद में पुनः फिर जो है भाजपा की या एक जगह भारतीय संघ की जो सरकार बनी थी उसने केंद्र जो थी कांग्रेस सरकार द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, राइट, उनसे पुनः क्या कर लिया था, ब्रेक ले लिया था, जिसको पुनः योजना अवधि के नाम से जानते हैं। और इस योजना अवधि के दौरान ही मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय 1976 और मध्य प्रदेश निर्यात निगम, ताकि निर्यात में बढ़ोतरी हो सके, उसकी स्थापना 1977 को की गई थी। वहीं छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दृष्टि में और अधिक वृद्धि हुई थी और 1988 से 90 के दशक के बीच में कई उद्योगों की स्थापना हुई तथा उन उद्योगों की जो संख्या है वो 479 तक पहुंच गई थी। राइट, और इसमें लगभग 4347 करोड़ जो है वो इतना जो था पूंजी का निवेश किया गया था। वहीं आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान इंदौर में 1994 में इंडो जर्मन टूल स्थापित किया गया था, जिससे जर्मनी के सहयोग से मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जो टूल्स हैं उनका मैन्युफैक्चर प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही
इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के लिए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में क्या किया गया, विकसित किया गया एवं इसको मान्यता दी गई। इसके साथ ही इंदौर में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग एवं विकास केंद्र जो है वो स्थापित किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग एवं विकास केंद्र स्थापित किया गया था, तथा पीतमपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो ट्रांसपोर्ट की स्थापना की गई, ताकि इनलैंड जो कंटेनर डिपो है इसकी मदद से सीधा जो मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं हैं उनको दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देना, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात निगम भी स्थापित किया गया। फिर जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस योजना में औद्योगिकरण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, राइट, 2010 में उद्योग संवर्धन नीति प्रारंभ की गई थी, जिसको मैंने बताया था कि 2014 में पुनः इस औद्योगिक संवर्धन नीति को संशोधित करके लागू किया गया है एवं 2012 में 27 जो है नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया गया। अब अगर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें जो कि 2012 से लेकर 2017 तक थी, राइट, इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि सूक्ष्म एवं जो लघु उद्योग है वो रोजगार मूलक होते हैं, जिसमें काफ़ी अधिक मात्रा में रोजगारों का सृजन होता है। और चूंकि मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है, इसीलिए वस्त्र उद्योग के विकास का भी उद्देश्य रखा गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में औद्योगिक पार्क की स्थापना, राइट, औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हो जाएगी, राइट। इसके साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं लागू की एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान की, राइट। उसके बाद में अगर हम देखें तो पंचवर्षीय योजना के बाद में जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर, राइट, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय जो है वो विकास एजेंडा कार्यरत है, राइट। इससे हम देखें तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है वो विकास या औद्योगिक जो है समृद्धि हुई है, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में नियोजित विकास काल में विभिन्न प्रकार के नए उद्योगों भी विकसित हुए हैं। कपड़ा उद्योग, लकड़ी का सामान, रसायन, राइट, मशीन एवं उपकरण हो जाएंगे, बिजली का सामान हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। तो इस तरीके से 1956 से लेकर मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक इस तरीके से नियोजित तरीके से क्रमवार जो है मध्य प्रदेश में औद्योगिक समृद्धि या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, राइट। अब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान को भी समझते हैं, राइट। तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का महत्व, ये जो डाटा है ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से लिया गया है और इसको हम 2 तरीके पर समझेंगे। एक तो हो जाएंगे स्थिर भाव, राइट, और दूसरा हो जाएगा प्रचलित मूल्य। तो स्थिर भावों अर्थात 2011-12, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि 2011-12 में कितना योगदान था। तो स्थिर भाव और जिसका बेस ईयर माना 2011-12, 2011-12 में जो योगदान था वो था 27.09%, जो कि 2019-20 में, राइट, स्थिर भाव पर 2019-20 में जो त्वरित आंकड़े हैं उनके अनुसार जीडीपी में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान है 25.68%। और इसके साथ ही जो स्थिर भाव बेस ईयर 2011-12 के अनुसार 2020-21 के जो अग्रिम आंकड़े हैं उसके अनुसार जीडीपी का योगदान है 25.62%। इसके साथ ही अगर हम प्रचलित मूल्यों पर देखें तो प्रचलित मूल्यों पर 2011-12 में थी जीडीपी में योगदान 27.09%। और वर्तमान समय में अगर 2019-20 में त्वरित आंकड़ों में देखें तो प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान 20.01 तथा 2020-21 अग्रिम आंकड़ों में 19.47% हो चुका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो वृद्धि के जो आंकड़े हैं वो हाल के ही वर्षों में स्थिर प्रतीत होते हैं, कभी
कभी थोड़ा बहुत जो है जीडीपी में महत्व जो है या योगदान कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। कुल मिलाकर देखें तो 20 से 25% के बीच में जो है, स्थिर भावों पर देखें तो 20 से 25 के बीच में, और यहाँ पर भी प्रचलित मूल्यों पर भी देखें तो 20% के समथिंग जो है वो हमारी जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है। राइट। अब हम मध्य प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। राइट। हमने यूनिट 1 में भी औद्योगिक क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझा है। राइट। दरअसल सरकार हर एक क्षेत्र को अच्छी सड़कों से, राइट, बिजली के संसाधन से, जल संसाधन से नहीं जोड़ सकती है। इसीलिए सरकार कुछ विशेष क्षेत्रों को औद्योगिक केंद्र के रूप में चिन्हित करती है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश ने जिन औद्योगिक केंद्रों को चिन्हित किया है उसमें से 6 औद्योगिक केंद्र ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार ने क्या दिया है, परमिशन दी है। राइट। तो यहाँ पर केंद्र अर्थात भारत सरकार द्वारा स्वीकृत, राइट, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें से केंद्र सरकार ने 6 औद्योगिक केंद्रों को स्वीकृत किया है। अर्थात केंद्र सरकार जब भी इन क्षेत्रों के विकास में नीति बनाएगी, जो केंद्र सरकार है वो इन 6 क्षेत्रों को भी क्या रखेगी, अपने योजना में सम्मिलित करेगी। जैसे एक हो जाएगा पीतमपुर हो जाएगा, राइट, इसकी ट्रिक भी हो जाएगी, PPM, राइट। जैसे एक पी मतलब क्या हो जाएगा, पीतमपुर, जो कि कहाँ पर है, धार में है। फिर दूसरा पी पीलूखेड़ी, जो कि कहाँ पर है, राजगढ़ भोपाल में। तीसरा पी से क्या हो जाएगा, पुरैना, जो कि कहाँ पर है, पन्ना में। फिर एक एम से मेघनगर, झाबुआ। फिर दूसरा मालनपुर घिंगोरी, जो कि कहाँ पर है, भिंड में है। और तीसरा क्या हो जाएगा, मनेरी, जो कि मंडला में है। राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 4 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स भी हैं, जो कि कहाँ है। पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है, इंदौर में है। फिर लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, और स्टेनलेस स्टील जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है, सागर में है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कई जिलों में सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, कई क्षेत्रों में शुगर मिल्स हैं। तो अगर हम देखें तो इंदौर में डीजल इंजन कारखाना है, राइट, होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना है, देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। तो इत्यादि जो है प्रमुख उद्योग भी सम्मिलित है। अब अगर हम देखें तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, हमारे इसमें दिया है मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग। एक बात और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र अगर हम देखें तो समृद्धि हम पढ़ चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्र की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, राइट। जैसे कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे, राइट, फिर खनिज आधारित उद्योग हो जाएंगे, राइट, फिर वन आधारित उद्योग हो जाएंगे। इसके साथ ही क्या हो जाएंगे, अन्न उद्योग हो जाएंगे। तो इसमें से खनिज आधारित, कृषि आधारित और वन आधारित जो उद्योग हैं इनको प्रशांत सर ने, राइट, पेपर फर्स्ट, कौन सा, पेपर फर्स्ट, राइट, उसका यूनिट 3 मैंने कल ही बताया था कि प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज आधारित, वन आधारित एवं कृषि आधारित उद्योगों ने जो उद्योग हैं वो सर ने पहले ही वहाँ पर पढ़ा दिए हैं। तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ लें तो यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमने मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए 6 औद्योगिक केंद्र देख लिए हैं, 4 औद्योगिक कॉम्प्लेक्स देख लिए हैं। अब मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लघु उद्योग हैं, बृहत उद्योग हैं एवं मध्यम उद्योग हैं जो कि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, हम उनको समझते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जो घड़ी कारखाना है वो बैतूल में है, हीरा कारखाना नो डाउट कहाँ पर होगा, पन्ना में ही होगा। लाख जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उसका कारखाना उमरिया में है। वनस्पति तेल बनाने का कारखाना जो है शाजापुर में है और इसके लिए विदिशा भी प्रसिद्ध है। फिर सोयाबीन जो संयंत्र है वो उज्जैन में है। दिया सलाई जो उद्योग है वो ग्वालियर में है। जरी कढ़ाई का जो काम है वो भोपाल में किया जाता है, राइट। चमड़े के जो खिलौने हैं वो इंदौर में बनाए जाते हैं। धातु मूर्ति उद्योग जो है वो होशंगाबाद में है।
फिर वहीं संगमरमर को तराशने का जो केंद्र है वो कहाँ है, जबलपुर एवं छतरपुर में, राइट। क्योंकि जो ज़्यादातर संगमरमर है या चूना पत्थर है वो जबलपुर और जो कटनी छतरपुर जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो संगमरमर तराशने का केंद्र जबलपुर में भी और छतरपुर में भी है। फिर बिस्किट बनाने की फैक्ट्री कहाँ है, ग्वालियर में है। पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप फैक्ट्री है वो सतना में है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड नागदा में बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो कॉम्प्लेक्स है वो अभी हमने देखा इंदौर में है। एस्वेटस, राइट, सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, कैमूर में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। स्टेनलेस स्टील अभी देखा सागर में। और कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ है, छिंदवाड़ा में, राइट। तो ये थे मध्य प्रदेश में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य, यहाँ पर ये जो स्थापित उद्योग हैं इनमें से कुछ उद्योगों का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है तो कुछ उद्योग निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित हैं। ये सभी उद्योग मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं, लेकिन इनका संचालन, अधिकांश का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। वहीं राज्य में स्थापित वैसे उद्योग जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, सीधी सी बात है, जिसकी जो ओनरशिप है एवं जिसका प्रबंधन है वो सरकार के हाथ में होता है। जैसे पहला क्या हो जाएगा, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट हो जाएगा जिसमें इमारती लकड़ी तैयार की जाती है, तो टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में है। फिर क्लेडरिंग प्लांट कहाँ है, उज्जैन में है, जहाँ पर रंगाई विरंजन एवं परिष्करण का कार्य किया जाता है। फिर ग्वालियर पॉटरीज कहाँ है, ग्वालियर में है, जहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, प्याले तस्तरियाँ वगैरह। फिर वहीं पर ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी हो जाएगी, तो लेदर फैक्ट्री कहाँ, ग्वालियर में। लेदर फैक्ट्री के अंतर्गत जूते हैं, फिर तंबू हैं, राइट, और जो टेनरी है उनसे तिरपाल, चीनी के बर्तन इत्यादि बनाए जाते हैं। देवास इलेक्ट्रिकल्स कहाँ है, देवास में है, जिसमें क्या बनाए जाते हैं, ऊष्मारोधी उपकरण बनाए जाते हैं, राइट। इसके साथ ही जो रतलाम एल्कोहल प्लांट है ये रतलाम में है, जिसमें स्प्रिट एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है पेय पदार्थ जो है वो बनाए जाते हैं। वहीं जो छाता उद्योग है, राइट, ये कहाँ है, महू में है, राइट। इसके साथ ही इंजीनियरिंग जो वर्क्स है वो इंदौर में किया जाता है और यहाँ पर ठेके का काम होता है। भोपाल उद्योग भोपाल में है जहाँ पर फर्नीचर बनाया जाता है। इसके साथ ही ब्रुश एवं जो स्पोर्ट इंडस्ट्रीज है वो इंदौर में है, जहाँ पर ब्रुश तथा विभिन्न प्रकार जो खेल हैं उनके उपकरण बनाए जाते हैं। साइकिल उद्योग कहाँ पर है, गुना में है, जहाँ पर साइकिलें बनाई जाती हैं। फर्नीचर जो वर्क्स है वो इंदौर में भी होता है, राइट, और जबलपुर में भी होता है। फिर मेटल उपकरण जो है फैक्ट्री वो खंडवा में है, जहाँ पर जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं उनके पंप एवं पंपिंग सेट बनाए जाते हैं। मेटल वर्क जो है वो विदिशा में होता है, जहाँ पर कटीले तार, एक तरीके से जो है फसल है उनको पशुओं से बचाने के लिए बाउंड्री वाल में जो कटीले तार होते हैं, तार की कीले वगैरह ये बनाए जाते हैं। सनावत कतई मिल है जहाँ पर खरगोन में है, और सूती धागा जहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब हम मध्य प्रदेश में कपड़े के उद्योग तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु दशाएं एवं मध्य प्रदेश में काली मिट्टी की उपलब्धता के कारण प्राचीन समय से ही कपास का उत्पादन होता आ रहा है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही इंदौर एवं राइट उज्जैन ये कपड़ा उत्पादन एवं कपड़ा के वितरण के लिए बहुत ही पहले से ही जाने जाते हैं, राइट। इसके साथ ही जो कृत्रिम रेशा है वर्तमान समय में, या जिसको रेयान भी बोला जाता है, ये कास्टिक सोडा, लुगदी और गंधक से निर्मित किया जाता है और मध्य प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है। इसके साथ ही न केवल मध्य प्रदेश में कपड़े का उत्पादन होता है, रेशा बनता है, बल्कि इससे कपड़े भी तैयार किए जाते हैं, राइट, और उनको देश के अन्य कोनों में भी बेचा जाता है, राइट। अब मध्य प्रदेश में जो कपड़े बनाने से संबंधित या रेशे बनाने से संबंधित एवं उनको सहायता देने वाले जो हैं उद्योगों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सहायक संस्थाएं जैसे मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कहाँ है, भोपाल में है।
मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम कहाँ, इंदौर में है। फिर निर्यात निगम कहाँ है, भोपाल में। माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल में है। औद्योगिक केंद्र विकास निगम भोपाल में है। वित्त निगम कहाँ, ये तो आपको पता होगा, इंदौर में है। खादी एवं ग्रामोद्योग, राइट, खादी एवं क्या हो जाएगा, ग्रामोद्योग बोर्ड हो जाएगा, जो कि भोपाल में है। फिर लघु उद्योग निगम भोपाल में है। फिर रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, ये कहाँ है, भोपाल में है, राइट। तो ये मध्य प्रदेश में सबसे शुरू में मध्य प्रदेश में स्थापित उद्योग देखे जिनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी थे। फिर मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य जो थे, राज्य उद्योगों के बारे में हमने अभी देखा था, राइट। तो राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अब हम उन उद्योगों के देखेंगे जिनकी स्थापना एवं जिनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थात मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो है उद्योग, उनकी हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो जाएगी, राइट। और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो खमरिया जबलपुर में है, जहां पर युद्ध उपकरण बनाए जाते हैं। इसके साथ ही गन कैरेज फैक्ट्री भी कहां पर है, जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1943-44 में की गई थी और इसमें भी युद्धों के उपकरण बनाए जाते हैं। फिर टेलीकॉम जो है फैक्ट्री हो जाएगी, राइट, वो भी जबलपुर में है। इससे टेलीफोन एवं टेलीग्राफिक जो है वो उपकरण बनाए जाते हैं और इसको ही मध्य प्रदेश पोस्ट एवं टेलीग्राफ जो है इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो यहाँ से टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के उपकरण बनाते हैं। फिर सिक्योरिटी पेपर मिल पढ़ चुके हैं, होशंगाबाद में है, 1966-67 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर बैंक नोट छापने का जो है वो कागज बनाया जाता है। और वहीं पर अगर हम देखें तो हैवी व्हीकल्स, भारी वाहन जो फैक्ट्री वो जबलपुर में है, 1969 में स्थापना हुई थी, जिसमें रक्षात्मक जो है वाहन बनाए जाते एवं व्यावसायिक वाहनों का भी निर्माण किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, जो कि देवास में, इसकी स्थापना 1974-75 में की गई थी, जहां पर जो है नोट छापे जाते हैं और डीमोनेटाइजेशन के दौरान यहाँ सर बड़े पैमाने पर छापे गए थे। फिर ग्रे आयरन फाउंड्री हो जाएगी, राइट, जो कि जबलपुर में है और यहाँ से कच्चा लोहा जो है वो जो है तैयार किया जाता है। फिर हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पर है, मलाजखंड बालाघाट में है, राइट। और मलाजखंड बालाघाट में ही जो है कॉपर उत्पादन केंद्र है। अर्थात यहाँ पर मलाजखंड से जो भी कॉपर होता है, राइट, उसकी अशुद्धियों को हटाकर जो है कच्चा कॉपर जो है वो उत्पादित किया जाता है। फिर बुरहानपुर जो है ताप्ती क्या हो जाएगा, मिल्स, जो कि बुरहानपुर में है, जिसमें सूती कपड़ा एवं सूत बनाया जाता है। द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड कहाँ पर है, भोपाल में है, जिससे सूती कपड़ा एवं सूत बनाया जाता है। एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है, नीमच में है, जहां पर क्या बनाया जाता है, नार्कोटीन एवं परिष्कृत कोडीन बनाया जाता है। और मैंने बताया था कि नीमच एवं मंदसौर अफीम के लिए जाने जाते हैं और अफीम से ही नार्कोटीन एवं दवाइयों में उपयोग कोडीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना भोपाल में की गई थी 1975-76 में, जहां पर रेल के डिब्बे या रेलवे कोच का निर्माण किया जाता है। फिर गवर्नमेंट पोस्ट एवं टेलीकॉम वर्कशॉप, यह भी हमने देखा था, कहाँ पर है, जबलपुर में है, राइट। इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स इंदौर में है, 1907-08 में स्थापना की गई थी, सूती कपड़ा एवं सूत बनाया जाता है। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल हो जाएगा, इसकी स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में स्थापना के बाद ही इसकी स्थापना की गई थी, जिससे अखबारी कागज बनाया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो लिमिटेड है वो भोपाल में है और यहाँ पर स्विच गियर, कंट्रोल गियर, ट्रांसफार्मर इत्यादि बनाए जाते हैं, राइट। तो ये हमने अब तक मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के, मध्य प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र के बारे में, प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ा, औद्योगिक समृद्धि के बारे में भी पढ़ लिया है। अब समझते हैं हम यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की क्या हो जाएंगी, प्रमुख प्रवृत्तियां हो जाएंगी, राइट। ट्रेंड क्या है, राइट। तो हमने जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, पेपर सेकेंड का पार्ट बी का जो सेकेंड यूनिट फर्स्ट है,
उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां एवं चुनौतियों के बारे में बताया था। तो औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रवृत्तियां हैं, या तो वो क्या हो सकती है, कई तो आपको मिलेंगी तात्कालिक मिलेगी, राइट, तात्कालिक प्रवृत्तियां, राइट, और कुछ जो है वो सर्वकालिक प्रवृत्तियां होती हैं, राइट, सर्वकालिक प्रवृत्तियां जो है हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। सर्वकालिक प्रवृत्तियों का कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में जो आर्थिक विकास की दर है या औद्योगिक विकास की दर है वो लगभग क्या है, औद्योगिक विकास की दर की जो स्थिर है, औद्योगिक विकास की दर स्थिर है। मध्य प्रदेश में जो है प्रति व्यक्ति आय है वह भी क्या है, अन्य राज्यों की तुलना में कम है, राइट। फिर मध्य प्रदेश में जो है आधारभूत ढांचा वो भी क्या है, कम है। मध्य प्रदेश में जो कौशल युक्त जो रोजगार है उसकी कमी है, राइट। इस तरीके से सर्वकालिक हो जाएंगे। तात्कालिक प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो जैसे वी शेप्ड रिकवरी, अब अगर देश में वी शेप्ड रिकवरी हो रही तो मध्य प्रदेश में भी होगी, राइट। फिर मध्य प्रदेश में भी जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, राइट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये भी एजेंडा मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया है। फिर और भी कई प्रवृत्तियां हो जाएंगी, जैसे कृषि का फेमिनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में काम करने के लिए आ रहे हैं, इस वजह से कृषि का फेमिनाइजेशन हो रहा है और नगरों का मैस्कुलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो इस तरीके की जो प्रवृत्तियां हैं, जो भारत की प्रवृत्तियां हैं वो मध्य प्रदेश की प्रवृत्तियां हैं। तो आप वो लेक्चर बहुत अच्छे से देख लेना। 95 जो परसेंटेज है पूरा का पूरा हमारा आंसर वही रहेगा। कुछ चीजें हैं जैसे एक दो योजनाओं के जो नाम है वो हमको मध्य प्रदेश में समझना है, राइट। और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, ये जो अगर इसके आंकड़े हमको मिल जाते हैं तो हमारा उत्तर जो है बहुत अच्छे से प्रवृत्तियों पर लिख सकते हैं। अब हमारा आखिरी का टॉपिक मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र की चुनौतियां, राइट। तो इतने दिनों से हमने सबसे शुरू में कृषि क्षेत्र को बहुत अच्छे से पढ़ा, राइट। फिर आधारभूत ढांचे को हम पढ़ चुके हैं, सेवा क्षेत्र को पढ़ चुके हैं। तो इन क्षेत्रों को पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं। तो औद्योगिक चुनौतियों को हम यहाँ पर क्रम से समझेंगे। जैसे एक तो भौगोलिक स्थिति हो जाएगी, दूसरा औद्योगिक नीति का अभाव हो जाएगा, फिर अवसंरचना ढांचे का अभाव हो जाएगा, क्षमता और सामाजिक आर्थिक दशाएं हो जाएंगी, निम्न क्रय शक्ति क्षमता हो जाएगी और सामाजिक आर्थिक दशाएं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला तो हो जाएगा यहाँ पर अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास, राइट। अवसंरचनात्मक ढांचे का अभाव हो जाएगा। और कल ही हमने अर्थात पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से मध्य प्रदेश में आधारभूत ढांचे को पढ़ा था, उसके महत्व को हमने समझा था और मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि यदि मध्य प्रदेश में अवसंरचनात्मक ढांचा अर्थात परिवहन है, ऊर्जा है, राइट, परिवहन, ऊर्जा, औद्योगिक इकाइयां, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छे से होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश का विकास भी बहुत अच्छे से होगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश में सड़कों का अभाव होगा, रेल सुविधा का अभाव होगा, औद्योगिक गलियारों का अभाव होगा, राइट, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में कमी होगी, ऊर्जा उत्पादन में कमी होगी, प्रसंस्करण क्षेत्रों की कमी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे उत्पादन कम होगा, रोजगार भी कम मिलेंगे, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, राइट, समग्र जो GDP है वह भी कम होगी। अर्थात अगर आधारभूत ढांचा अच्छा नहीं होगा तो मध्य प्रदेश का विकास नहीं होगा। ये मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है, राइट। तो किसी भी राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अवसंरचनात्मक ढांचे का अभाव होना ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाएगी, राइट। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा प्रभावी औद्योगिक नीति का अभाव। अब देखिए, औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा अच्छा होना चाहिए, राइट। अब मध्य प्रदेश में इतने अधिक प्राकृतिक संसाधन तो है नहीं कि हम कुछ ही वर्षों में आधारभूत ढांचे को तैयार कर दें। इसके साथ ही हमारे पास में आर्थिक जो संसाधन है वह भी कम है। इसीलिए हमें हमारे प्रदेश में एक ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे कि हम
प्रति वर्ष समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार आधारभूत ढांचे को विकसित करते चले जाएं। इसीलिए औद्योगिक नीति का होना बहुत ही अनिवार्य है और मध्य प्रदेश में कोई इफेक्टिव प्रभावी औद्योगिक नीति नहीं है जो कि समय अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता अनुरूप जो है आधारभूत ढांचे का विकास कर पाए। राइट, इसीलिए मध्य प्रदेश में जो है एक प्रभावी औद्योगिक नीति का अभाव पाया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक या निजी औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। भाई, आधारभूत जो ढांचा है उसका विकास नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट औद्योगिक विकास के लिए जो है निवेश के लिए एवं औद्योगिक विकास के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भी विभिन्न नीतियां हैं एवं विभिन्न कार्यक्रम हैं जिनमें समन्वय की कमी है। कुल मिलाकर ये कि एक स्पष्ट दूरदर्शी एवं अधिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाली जो है वो प्रभावी औद्योगिक नीति का होना अति अनिवार्य है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर भौगोलिक अवस्थिति हो जाएगी। राइट, और ये मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर आप उत्तर में इंक्लूड नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका उत्तर बिल्कुल कॉमन लगे, क्योंकि भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है कि हमारे देश के वे राज्य जो कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं उन राज्यों में औद्योगिक विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि उदाहरण के तौर पर जैसे हमने कहा कि ये हमारा जो है भारत हो जाएगा। राइट, अब हमारा भारत में जो भी राज्य जो है वो कोस्टल एरिया में है वहां पर बंदरगाहों का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है और जितना भी सामान है उसको मैन्युफैक्चर करके हम बंदरगाह पर ले जा सकते हैं और बंदरगाह के द्वारा उसका निर्यात किया जा सकता है। जितना अधिक निर्यात होगा उतना ही अधिक आर्थिक विकास भी होगा। चूंकि मध्य प्रदेश हमारा पूरी तरीके से क्या है, लैंड लॉक्ड है या कैसा है, भू आवेष्टित राज्य है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में बंदरगाहों का, पत्तनों का या व्यापार मार्गों का जो है कमी पाई जाती है। उस वजह से आयात निर्यात की जो सुविधाएं हैं उनमें कमी होती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में औद्योगिक गलियारे भी नहीं है। राइट, पत्तन भी नहीं है, बंदरगाह भी नहीं है। इससे आयात निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इस वजह से अर्थात लैंड लॉक राज्य होने की वजह से जो है हमारे निर्यात जो है प्रभावित होता है। इस वजह से भी मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास जो है वो चुनौती है। इसका समाधान ये है कि हम ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जिनको हम हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर उनको बेचा जा सके। नेक्स्ट हो जाएगा पर्याप्त वित्त एवं निवेश का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। अब कल मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था कि अगर किसी राज्य में आधारभूत ढांचा अच्छा है, सरकार टैक्स कम ले रही है, सरकार सस्ते दामों पर जो है बिजली और ज़मीन उपलब्ध करा रही है, अर्थात जहां पर उद्योगों की स्थापना से जो निवेशक हैं उनको अधिक फायदा होगा, वहां पर जो है औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होती हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश में स्पष्ट प्रभावी नीति नहीं है और जो आर्थिक ढांचा है वह भी उतना अच्छा नहीं है। तीसरी चीज़, मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है जिसकी वजह से औद्योगिक निवेश में क्या होती है, कमी है। तो औद्योगिक निवेश कम है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के पास में जो है औद्योगिक स्थापना के लिए औद्योगिक वित्त की भी क्या है, उपलब्धता नहीं है। तो निवेश में कमी होने की वजह से एवं पर्याप्त वित्त ना होने की वजह से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में कई उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला हो जाएगा कुशल एवं क्या हो जाएगा, प्रशिक्षित श्रम का अभाव हो जाएगा। राइट, देखिए किसी भी देश में या क्षेत्र विशेष में उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है जो सस्ती होती हैं, गुणवत्ता अच्छी होती है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका औचित्य होता है। राइट, इसीलिए किसी भी क्षेत्र विशेष में
आधुनिक मशीनों का होना बहुत ही ज़रूरी है और उन आधुनिक मशीनों के संचालन के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम का होना अति अनिवार्य होता है। अगर मानव श्रम कुशल होगा, राइट, उनके पास में अनुभव होगा, राइट, प्रशिक्षित होंगे, ट्रेनिंग मिली होगी, तो वो किसी भी उद्योग में, किसी भी मशीन के संचालन में या कोई भी कार्य करने के लिए क्या होंगे, तत्पर होंगे। इसके साथ ही उससे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही जो प्रबंध की शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, ये भी अगर अच्छी होती है तो उससे भी जो कार्य प्रणाली है एवं उत्पादकता में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहरहाल अगर प्रशिक्षित श्रम एवं कुशल श्रम अकुशल श्रम होगा तो वह भी मध्य प्रदेश के लिए एक चुनौती है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर अगला देखें तो भारत सरकार द्वारा भी नागरिकों को स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता के लिए जो है वो प्रेरित किया जा रहा है और भारत सरकार कई योजनाओं के माध्यम से जो है कौशल विकास एवं प्रशिक्षण दे रही है। मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तुलना में उन प्रशिक्षण केंद्रों का या फिर स्वरोजगारों की भी क्या है, कमी है, राइट। यह भी एक चुनौती का विषय जो है वो बना हुआ है और हम कह सकते हैं कि सरकार इसके निराकरण के लिए एक ऐसी चीज़ होती है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है इनको अपने प्रदेश में प्रशिक्षण स्थलों एवं तकनीकी प्रशिक्षण स्थलों में वृद्धि कर तकनीकी एवं जो है कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम है उसकी आपूर्ति कर सकती है। अगला हो जाएगा निम्न क्रय शक्ति हो जाएगी और सामाजिक आर्थिक दशाएं। निम्न क्रय शक्ति का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में सम्मिलित होता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से क्या है, कम है, राइट। तो हमारे देश में 5 या 6 गुने चुने राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति 1 लाख से कम है और मध्य प्रदेश में हम सीधा कह सकते हैं कि निम्नतम प्रति व्यक्ति आय पाई जाती है और निम्नतम प्रति व्यक्ति आय होने की वजह से उस व्यक्ति की जो क्रय शक्ति होती है, राइट, वह भी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि अगर व्यक्ति की आय कम होगी तो वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ही खर्च करेगा, उससे वो जो जितनी भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन के साधन है, उन पर जो है वो खर्च नहीं करेगा। तो निम्न क्रय शक्ति होगी तो उसकी वजह से मांग भी क्या होगी, कम होगी और क्रय शक्ति कम होने से मांग कम होगी, मांग कम होने से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं होगी, जिससे पुनः क्या होगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, राइट। वहीं सामाजिक आर्थिक दशाएं भी मध्य प्रदेश में, कुछ सामाजिक स्थितियां ऐसी हैं कि महिलाओं को जो है वो उतना अधिक शिक्षित नहीं किया जाता है। इस वजह से हमारे मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की भागीदारी है वह भी बहुत क्या है, कम है। इसके साथ ही कई सामाजिक कुरीतियां हैं जिनकी वजह से भी राज्य की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर ये है कि सामाजिक कुरीतियों की वजह से एवं निम्न क्रय शक्ति होने की वजह से जो है मांग कम होगी, मांग कम होगी तो उद्योगों की स्थापना भी कम होगी और उससे जो है ओवरऑल जो है विकास भी क्या होगा, कम होगा, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें जो मध्य प्रदेश में जो गरीबी है, गरीबी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। निम्न क्रय शक्ति, सामाजिक स्थितियां जो है गरीबी एवं बेरोजगारी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की जो गरीबी है एवं बेरोजगारी है वो निम्न कृषि जो क्षमता है, राइट, जो क्रय शक्ति क्षमता है वो अन्य राज्यों की तुलना मध्य प्रदेश में भी क्या है, कम है, जिसके परिणाम स्वरूप भी औद्योगिक जो है विकास दर कम होती है। तो कह सकते हैं सीधा गरीबी बेरोजगारी की वजह से निम्न क्रय शक्ति है, सामाजिक जो दशाएं वो निम्न है, या फिर हम ये कहें कि निम्न क्रय शक्ति क्षमता और सामाजिक आर्थिक दशाओं की वजह से गरीबी एवं बेरोजगारी ज़्यादा है और जहाँ पर गरीबी एवं बेरोजगारी ज़्यादा होगी वहाँ पर आर्थिक विकास के लिए संभावनाएं बहुत कम होती हैं या आर्थिक विकास की चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से मध्य प्रदेश में उद्योग, मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र, विभिन्न प्रकार के उद्योग जो है उद्योगों की समृद्धि, राइट, उद्योगों की चुनौतियां एवं उद्योगों की प्रवृत्तियां बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।